जय हिंद। स्वागत है आपका यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पर। और आज हम कुछ अपने एमसीक्यूज को टेस्ट करने जा रहे हैं जो अब तक हमने पीछे क्लासेस पढ़ी हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को लेकर और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेकर। आज हम उन पर कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ही हैं जो कई बार रिपीट हुआ भी है एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला ऑप्शन, ट्रांजैक्शंस बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। वैसे एक बार देख लेते हैं बिजनेस एंटिटी क्या है। बिजनेस एंटिटी, इसके बारे में लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया जा चुका है कि बिजनेस एंटिटी क्या होती है, जिसमें बताया था कि बिजनेस, बिजनेस एक अलग सेपरेट एक नाम है, बिजनेस एंटिटी एक अलग पहचान है। ठीक है, और बिजनेस का जो मालिक है वो एक अलग पहचान है। यही है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इसमें बोला कि ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। कह रहा है कि बिजनेस और ओनर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, क्या उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते हैं? बिल्कुल गलत, किया जाता है। जैसे ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया तो वो रिकॉर्ड किया जाता है। ओनर ने बिजनेस से कैश विड्रॉ करा, ड्राइंग, वो रिकॉर्ड किया जाता है। इंटरेस्ट लेता है, देता है ओनर, तो वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा, ट्रांजैक्शंस बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर रिकॉर्डेड कंसीडरिंग देम टू बी वन सिंगल एंटिटी। इन दोनों, बिजनेस और ओनर दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है ये मान के कि वो दोनों सिंगल एंटिटी है। बिल्कुल नहीं, ऐसा ये है ही नहीं, गलत है। मैंने अभी बताया कि बिजनेस एंटिटी, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होती है और उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है तो वो वन सिंगल एंटिटी ना मानकर सेपरेट माना जाता है। तो ये भी ऑप्शन, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है। तीसरा, ट्रांजैक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस। कह रहे हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी, ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस है और ओनर है, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं वो ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। मतलब कि बिजनेस और ओनर इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांजैक्शन के बेसिस पर। यानी ट्रांजैक्शन हो रही है तो रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तो नहीं रिकॉर्ड करना। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन हमारा सही निकला, और नन ऑफ द अबव ये नहीं हो गया। तो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका मेन आंसर क्या है। तो इसको एक बार हटा देते हैं। इसका आंसर जो है वो हमने देख लिया, आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन चारों में क्या सही है? पहला, ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सारे ट्रांजैक्शन, सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है क्या? नहीं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर किए जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, इन ऑल द ट्रांजैक्शंस बुक्स एंड इवेंट्स विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड ऑफ अकाउंट। है, वो सारे ट्रांजैक्शंस बुक में जो लिखे जाते हैं और इवेंट्स जो होते हैं उनको एस्टिमेट किया जा सकता है मनी के टर्म में? नहीं। हाँ, ऐसा जरूर है कि जो ट्रांजैक्शन है उन्हें मनी के फॉर्म में मेजर करते हैं, लेकिन सारे ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी होती हैं जो नॉन मॉनेटरी भी होती हैं, उन्हें मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर तीसरा, इन ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो सारी ट्रांजैक्शंस और इवेंट जिन्हें हम मनी के फॉर्म में मेजर करते हैं और उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं क्या? बिल्कुल सही, ये ऑप्शन हमारा सही निकला, उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, और नन ऑफ द अबव। तो कुल मिला के बाद क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही निकल के आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को इनमें से कौन सा ऑप्शन बढ़िया से डिस्क्राइब कर रहा है? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी, चाहे एसेट्स हो चाहे कुछ भी हो, है ना, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट वैल्यू पर। कॉस्ट वैल्यू यानी कि उन पे हम एसेट्स खरीदने पे जो हमने पैसा खर्च किया है बुक में, उसी अमाउंट पे हम उसे शो कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
पहला ऑप्शन, एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस एट विच इट वाज परचेज्ड प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। ये बात भी मैंने बताई थी अपने लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं उसे, वहां पर मैंने ये बात डिस्कस किया था कि जो भी एसेट्स खरीद रहे हैं उसको हम परचेज वैल्यू और साथ में अगर हम उसको खरीदने पे अगर कोई और खर्चा कर रहे हैं तो वो वैल्यू जोड़कर रिकॉर्ड करते हैं। एक बात और इसमें क्या है कि डेप्रिसिएशन को हटा दिया जाता है, डेप्रिसिएशन समय के साथ साथ वैल्यू कम हो जाती है ना, तो वो जो वैल्यू कम हुई है उतना वैल्यू हटा के और तब बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। ये बात हमारा एकदम करेक्ट निकला। दूसरा ऑप्शन, एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस इट वाज परचेज्ड, बिल्कुल एसेट्स जो शो कर रहे हैं, एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस इट वाज परचेज, ये तो बात सही तो है कि एसेट्स को हम उस प्राइस पे शो करते हैं जिस प्राइस पर हमने परचेज किया है, लेकिन समय के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी लग जाता है तो ये वैल्यू गिर जाती है। वैल्यू गिर जाने की वजह से जो वैल्यू नई वैल्यू बची है उसे रिकॉर्ड करते हैं। ये वाला ऑप्शन आधा सही है और आधा इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से ये पूरा ऑप्शन गलत हो गया। तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन ए तो अभी तक सही निकल के आया, बी गलत हो गया है। सी में देखेंगे, एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस इट वाज परचेज्ड प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये भी लगभग सही निकला, लेकिन डेप्रिसिएशन की बात भूल गया ये। आगे बढ़े, एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस इट वाज परचेज्ड और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर ना, मार्केट प्राइस और परचेज वैल्यू दोनों में जो लोअर है उसे लिखेंगे। ये बात एसेट्स के लिए सही नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, a concept that a business enterprise will not be sold or liquidated in the near future, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया गया है कि कोई भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आने वाले फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं होगा या बिजनेस अपने आप को बेचेगा नहीं, यानी कि ना तो बेचेगा अपने आप को ना बंद होगा, कहने का मतलब लॉन्ग टर्म तक चलता जाएगा। तो ये किसी एक कॉन्सेप्ट में बताया गया था और वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है वो हमें यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है गोइंग कंसर्न, दूसरा इकोनॉमिक एंटिटी, तीसरा मॉनेटरी यूनिट और चौथा नन ऑफ दीज। तो चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? याद करो, गोइंग कंसर्न में ये बात बताया था कि मालिक आए जाए, कोई भी नया मालिक आए या कोई पुराना चला जाए, लेकिन बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता जाता है। टाटा वाला एग्जांपल दिया था मैंने कि टाटा 150 साल से चल रही है, आज भी चल रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोइंग कंसर्न। आगे बढ़े, 5वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके तहत अकाउंटिंग करी जाती है, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे वो क्रेडिट यानी उधार ट्रांजैक्शन हो। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट में कैश क्रेडिट दोनों आ जाता है। तो उस अक्रूवल कॉन्सेप्ट के तहत इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो पहला ऑप्शन है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ देयर सेटलमेंट इन कैश। जो ट्रांजैक्शन है या इवेंट्स हैं, है ना, इनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है बुक्स में। कब रिकॉर्ड किया जाता है? एट द टाइम ऑफ देयर सेटलमेंट इन कैश, यानी कि जब हम कैश में सेटलमेंट कर देते हैं तभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्या? ये बिल्कुल गलत है। मैंने अक्रूवल में बताया ही अभी ये बात कि अक्रूवल में क्या आता है, एक कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शन आ जाती हैं, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन आ जाती हैं। तो अगर सेटलमेंट हो रहा है कैश में, ये रिकॉर्ड होगा, चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ कैश में ही सेटलमेंट होगा तो रिकॉर्ड होगा, ये गलत है। दूसरी बात, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम व्हेन दे आर एंटर्ड टू। जब वो ट्रांजैक्शन हुई है हम उसी वक्त उसे रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल सही। अक्रूवल यही कहता है, अक्रूवल कहता ही यही है कि ट्रांजैक्शन जब हुई है तब रिकॉर्ड करो। उसका कैश पेमेंट कब आ रहा है हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अभी ट्रांजैक्शन हुई है, भले कैश अभी मिल रहा हो चाहे नहीं मिल रहा हो, लेकिन रिकॉर्ड अभी करो। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और सी में लिखा है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स मे बी रिकॉर्डेड आइदर एट द टाइम ऑफ द सेटलमेंट और व्हेन दे आर एंटर टू। कह रहे कि चाहे सेटलमेंट के वक्त या ट्रांजैक्शन हुई है उस वक्त, दोनों में कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? तो नहीं, ये गलत है। और नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड होगी जब वो हुई है, चाहे उस वक्त कैश आया हो, कैश सेटलमेंट हुआ हो या कैश सेटलमेंट ना हुआ हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग इन चारों में कौन सा ऑप्शन हमें सही दिखता है? तो कंसिस्टेंसी का ऑप्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता था? कंसिस्टेंसी कहता था कि एक बार जो नियम हमने लागू कर दिया, एक बार जो अकाउंटिंग मेथड प्रिंसिपल जो लागू कर लिया, वही को मेथड हम कंटिन्यूअसली सालों साल चलाते रहेंगे।
इसमें मैंने स्टॉक का एग्जांपल दिया था कि अगर फीफो चला रहे हैं तो फीफो ही चलाते रहेंगे साल दर साल। तो कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग इन चारों में कौन सा सही निकला? तो पहला ऑप्शन, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड, बिल्कुल करेक्ट। यही है अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस जिसे एक बार फॉलो कर लिया, एक बार अडॉप्ट कर लिया तो उसे कंसिस्टेंटली बार बार फॉलो करते रहेंगे। तो हमें ऑप्शन मिल ही गया, तो आगे का पढ़ने का कोई सवाल बनता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 7th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अभी गोइंग कंसर्न के बारे में जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया गोइंग कंसर्न क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग अ बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग, तो कह रहा है कि उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक बिजनेस को देखा जा सकता है कि क्या बिजनेस के पास ये चीज मौजूद है। ठीक है, तो किस नजरिए से बिजनेस को देखा जाता है? लिमिटेड लाइफ, कि बिजनेस की एक लिमिटेड लाइफ है, क्या इस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल नहीं। अ वेरी लॉन्ग लाइफ, बहुत लंबा समय, बहुत लंबा जीवन है इसका, नहीं। ये भी कहने को लगता है कि ये सही है, लेकिन लंबा जीवन का मतलब एक ना एक दिन ये भी रूप खत्म हो जाएगा। एन इनडेफिनिट लाइफ, बिल्कुल सही। बिजनेस कब तक चलेगा नहीं पता, चलने को सदियों तक चल जाए, ना चलने को अगले महीने बंद हो जाए। तो हम इस नजरिए से बिजनेस को देखते हैं। गोइंग कंसर्न यही कहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स even the proprietor of a business is treated as creditor at the extent of his capital। नीचे दिए गए इन 4 कॉन्सेप्ट्स में से किस कॉन्सेप्ट के तहत प्रोप्राइटर को बिजनेस का क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है, क्रेडिटर के रूप में देखा जाता है, और टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, उसके कैपिटल से हटकर एक प्रोप्राइटर को बिजनेस का क्रेडिटर देखा जाता है। तो नीचे दिए कॉन्सेप्ट में किसके तहत देखा जाता है बिजनेस? अब क्रेडिटर क्या होता है ये डिस्कस कर चुका हूं पीछे की क्लासेस में। वो पर्सन जो बिजनेस को उधार देता है वो क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ समझने जा रहे हैं कि जो क्रेडिटर है, मतलब जो प्रोप्राइटर है, वो क्रेडिटर क्यों माना जा रहा है बिजनेस का? किस कॉन्सेप्ट के तहत? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल गलत। ड्यूल एस्पेक्ट ना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नहीं। डी बिजनेस एंटिटी, बिल्कुल सही। बिजनेस एंटिटी पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया, बिजनेस एंटिटी ही वो कॉन्सेप्ट है जिसके तहत बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग हो जाता है। बिजनेसमैन मतलब प्रोप्राइटर। तो जब प्रोप्राइटर बिजनेस को पैसे दे रहा है, कैपिटल के रूप में दे रहा है, तो इसी वजह से तो एक क्रेडिटर बन गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट in determining the net income from business all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue। बोला गया कि नीचे दिए किस कॉन्सेप्ट के तहत नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो नेट इनकम कमाई जा रही है, ऑल कॉस्ट्स विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू, तो वो जो नेट इनकम कमाई गई है उस इनकम को कमाने के लिए उन सारे कॉस्ट को, ऑल कॉस्ट, सारे कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। तो वो जो रेवेन्यू कमाया, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जिन जिन कॉस्ट का सफर किया, जिन जिन कॉस्ट को बियर किया है, ठीक है, उन सभी कॉस्ट को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो नीचे दिए कॉन्सेप्ट में ये किस में आता है? तो अब ये रिपीट कर दे रहा हूं, इसे भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मैंने कोई रेवेन्यू कमाया है तो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जिन खर्चों को किया है, जिन कॉस्ट को इनकर किया है, उन्हें भी मैं साथ के साथ रिकॉग्नाइज करता जाऊंगा। और ये हमने देखा था मैचिंग कॉन्सेप्ट में। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, जो कि सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन एग्जांपल ऑफ विच। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाते हैं। स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है, ये देखा जाता है कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल का मतलब होता है कि लाइक कह सकते हो कि मार्केट वैल्यू, मार्केट में जाके बेचेंगे तो कितने का मिलेगा। एक तो खरीद वैल्यू है और एक बेचने वाली वैल्यू है। तो स्टॉक की वैल्यूएशन यानी कि साल के एंड में जो स्टॉक बच रहा है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, तो किस वैल्यू पर करें? कॉस्ट पर, यानी जितने पे खरीदा है उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें, या जितने पर बेच रहे हैं या बेचेंगे उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें? तो किस पर रिकॉर्ड किया जाए? तो ये हमारा इसमें क्वेश्चन है। ठीक, तो
सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी का तो कहना है कि साल दर साल सेम मेथड चले, यहाँ तो ये बात आई नहीं कुछ। दूसरा है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन का कहना है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को पहले बियर कर लो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड मत करो जब तक कि वो पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए। कहीं ना कहीं यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके तहत हम स्टॉक की वैल्यूएशन लोअर पे लेते हैं, चाहे कॉस्ट हो चाहे नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो, कॉस्ट या सेल विच एवर इज लोअर शुड बी रिकॉर्डेड फॉर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम स्टॉक की वैल्यू कम ही कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे। ज्यादा कर देंगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, हम कम वैल्यू लेकर चल रहे हैं। कम वैल्यू का मतलब है हम अपनी प्रॉफिट कम और लॉस को ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, तो हमारा ऑप्शन हो गया कंजर्वेटिव, इसी को हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 11th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि एक एंटिटी के अपने पूरी लाइफ में, एंटिटी मतलब बिजनेस एंटिटी अपनी पूरी लाइफ में, तो अकाउंटिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस करता है वो किसके तहत प्रोड्यूस करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना के रखा जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट रेवेन्यू और कॉस्ट को मैच करता है। कंजर्वेटिज्म, नहीं, ये हमारे प्रूडेंस को बता रहा है जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार कर दिया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब 1 अप्रैल, जैसे 2024-25 लेते हैं तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, तो ये एक अकाउंटिंग पीरियड हुआ। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करने वाली बात बोली गई है, बनाने वाली बात बोली गई है, वो हमारे अकाउंटिंग पीरियड को शो कर रहा है। तो अकाउंटिंग पीरियड में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 12th क्वेश्चन है, एक छोटा सा केस क्वेश्चन है, केस बेस्ड। एक्स लिमिटेड फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर। एक्स लिमिटेड है, मशीन को डेप्रिशिएट करने के लिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड यानी WDV मेथड लगाता है, ठीक है, और साल दर साल इसी मेथड को फॉलो करता जा रहा है। अब सवाल ये है कि किस कारण से वो ऐसा कर रहा है, हर साल WDV ही लगा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? कंपैरेबिलिटी के लिए, कन्वेंशन के लिए, कन्वीनियंस लिखा है, कन्वीनियंस का मतलब होता है अपनी सहूलियत के लिए, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के लिए, या ऑल ऑफ द अबव के लिए है। तो किस कॉन्सेप्ट के तहत एक्स लिमिटेड साल दर साल एक ही मेथड को यूज कर रहा है? तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी में हमने देखा था कि एक बार जो मेथड अप्लाई कर लिया उसी मेथड को कंटिन्यूअसली साल दर साल चलाते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन कहता है कि द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये वही फिर से क्वेश्चन आ गया कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पर। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट है कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ये आता है, इनमें से किस रीजन से इसको बनाया गया है? तो पहला रीजन, ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड प्रोस्पेक्टिव लॉस, यानी आगे आने वाले प्रॉफिट और आगे आने वाले लॉस। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है एक अंदाजा लग गया कि ये प्रॉफिट आने वाला है और ये लॉस होने वाला है। क्या कंजर्वेटिज्म दोनों को बताता है? ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद दूसरा आता है ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड लीव्स आउट ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड लीव्स आउट प्रोस्पेक्टिव लॉस। फ्यूचर के आने वाले प्रॉफिट को तो ले लेंगे लेकिन फ्यूचर में आने वाले लॉस को नहीं लेंगे। क्या ये है सही? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि लॉस को लेंगे, प्रॉफिट को नहीं लेंगे। लिखा है थर्ड में, दिखा कि ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव्स आउट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। कह रहा है कि सारे प्रोस्पेक्टिव लॉस को ले लो लेकिन जो प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट है उन्हें छोड़ दो। क्या ये सही है? हाँ, यही सही है, यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है बच्चे, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, फुल फॉर्म ही कई बार एग्जाम में पूछी गई है। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो क्या है ये पहला ऑप्शन रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS
जो स्टैंडर्ड्स हैं यानी अकाउंटिंग के ही स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या दूसरा ऑप्शन प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या पार्शियली रूल बेस्ड एंड पार्शियली प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या चौथा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, चारों में कौन सा सही है? तो आईएफआरएस क्या है? आईएफआरएस एक ऐसा रूल, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें बताता है कि अकाउंटिंग को एक यूनिफॉर्म बेस पर कैसे किया जाए। अकाउंटिंग अगर हमें करनी है तो कैसे हम यूनिफॉर्म बेस पर एक ऐसा पैटर्न अपनाएं जो वर्ल्ड वाइड सबके लिए एक जैसा हो। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा देखते हैं? क्या देखते हैं? रूल, बिल्कुल रूल ही है, लेकिन वो रूल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आईएफआरएस हमें बताता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो एएस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो अगर बनाए गए हैं तो वो कुछ प्रिंसिपल्स के बेस पर तैयार करे गए, प्रिंसिपल्स के बेस पर बनाए गए हैं। अगला फिर आईएफआरएस का है। आईएफआरएस आर बेस्ड ऑन, आईएफआरएस यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन रहे हैं जो किस पर बेस्ड है वो? तो प्रिंसिपल्स, ये तो हमने देखा कि प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन भी रहे हैं तो किन पर बेस्ड हैं? तो पहला ऑप्शन हिस्टोरिकल बेस्ड, हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं। दूसरा फेयर वैल्यू, बिल्कुल सही, फेयर वैल्यू के ऊपर बेस्ड है आईएफआरएस। ध्यान रहेगा, आईएफआरएस किस पर बेस्ड है? फेयर वैल्यू पर। ठीक है, नेक्स्ट INDAS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब वो तो आईएफआरएस था, वो तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी, अब ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है उसको एक बार देख लेते हैं कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर बेस्ड है? रूल बेस्ड, रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? नहीं भाई, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने बताया ना यूनिफॉर्म बेस पर सारी कंट्रियों का एक साथ। तो इंडियन का अगर अपना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है तो वो भी आईएफआरएस के साथ साथ ही चल रहा है। तो रूल बेस्ड तो नहीं है, प्रिंसिपल बेस्ड, बिल्कुल हाँ, प्रिंसिपल बेस्ड पर मौजूद है। ये हो गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एसेट्स एक्सेप्ट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, ये सारे, इनको छोड़कर बाकी सारे एसेट्स मे बी वैल्यूड अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत जो एसेट्स हैं उन्हें हम किस पॉइंट पर, या कह लो कि किस बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, या फेयर वैल्यू, या बोथ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, और नन ऑफ दिस? किस बेस पे? हमने अभी जस्ट पीछे देखा, डिस्कस किया था कि एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में देखा था कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, आईएफआरएस है वो फेयर वैल्यू के बेसिस पर रिकॉर्ड करवाता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो किस पर बेस कर रहा है? वो हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस कर रहा है। यही दोनों में डिफरेंस है, आईएफआरएस फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करवा रहा है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करवा रहा है। ठीक है, तो ये थे आज के एमसीक्यूज का सेशन, और अब तक जितने लेक्चर पढ़े, जितने चैप्टर पढ़ा हमने, उनके सारे एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके लिए ओपन है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।